इस कहानी में एक बड़ी बहन को अपने मौत के बाद भी अपने छोटे भाई के पास रुकना पड़ा क्योंकि उनकी माँ जिंदा नहीं है। ये कहानी 1980 के दशक में कोरिया में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था और इस कहानी का अंत क्या होगा? 2021 में रिलीज्ड इस फिल्म का नाम है मिरेकल लेटर्स टू द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले ताकि जल्द ही हमारी 5 लाख की फैमिली पूरी हो सके। तो आइए कहानी का ये सिलसिला शुरू करते हैं। कहानी मुख्य किरदार जून और क्यों को दिखाते हुए होती है। वो जून के मैथ्स कंपटीशन के रिजल्ट के लिए स्कूल के कॉरिडोर में इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक महिला आकर पूछती है, तुम कौन सी क्लास में हो? क्यूंग ने बताया कि उसने 12 तक की पढ़ाई की है, मगर उसके बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उनकी माँ नहीं रही, इसीलिए उसे उसके बाबा और भाई का ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद घर लौटते वक्त ट्रेन में सभी उसके हाथों में पकड़ी ट्रॉफी को देखकर पूछते हैं ये उसे किस वजह से मिला है। क्योंग ने बताया कि उसका भाई मैथ्स कंपटीशन में विजेता बना है। ये सुनकर सभी जून के लिए तालियां बजाने लगते हैं और क्यून को अपने भाई पर बड़ा गर्व होता है। इसके बाद वो सभी ट्रेन से उतरकर अपने गांव की तरफ पैदल चल पड़ते हैं। दरअसल उनके गांव में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसीलिए उन्हें एक स्टेशन पहले ही उतर जाना पड़ता है। फिर चलते हुए रेलगाड़ी गुजरने वाली एक सुरंग को पार करने के बाद एक पुल तक पहुंचते हैं, जहां से होकर उनके गांव पहुंचा जाता है। एक दिन ब्रिज पार करते हुए अचानक पीछे से ट्रेन आ जाती है। वो सभी किसी तरह भागकर पुल पर बने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। इसके बाद कहानी 6 साल आगे बढ़ जाती है। हम जून को प्रेसिडेंट के लिए एक चिट्ठी लिखते हुए देखते हैं, जिसमें वो लिख रहा है कि हमारे गांव में कोई रेलवे स्टेशन न होने की वजह से उनके गांव के लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जून अपनी बड़ी बहन क्योंग के साथ भोर होते ही घर से निकल गया क्योंकि आज उसके हाई स्कूल का पहला दिन है। उसे शहर के एक स्कूल में दाखिला मिला है, मगर गांव में कोई रेलवे स्टेशन न होने की वजह से उन्हें बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ता है। फिर उसी सुरंग से होते हुए वो पास के गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां से उन्हें शहर जाने के लिए ट्रेन मिलती है और उस ट्रेन के चालक ही है जून और क्योंग के बाबा। क्योंग अपने बाबा को दूर से देखकर हाथ हिलाती है, मगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इस बारे में हमें कहानी के अंत में पता चलेगा। अब यहाँ ट्रेन से काफी लंबा सफर तय करने के बाद साइकिल लेकर वो दोनों जून के स्कूल पहुँचे और फिर साइकिल को वहीं असेंबली ग्राउंड में खड़ा करके जून क्लास के बाकी बच्चों के साथ अपनी हाइट नापता हुआ लाइन के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसकी इन अजीब सी हरकतों को देखकर वहाँ मौजूद सभी हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें यहाँ दिखाते हैं कि अगले गांव में भी ज्यादा यात्री न होने की वजह से वहाँ का रेलवे स्टेशन भी जल्द ही बंद हो जाएगा और ये गांव वालों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि उनके गांव को शहर से सिर्फ ये रेल लाइन ही जोड़ती है। हमेशा की तरह एक दिन जून स्कूल जाने के लिए पास के गांव के रेलवे स्टेशन में खड़ा है। वहाँ खड़े एक आदमी ने कहा, अब कोई फायदा नहीं, ये रेलवे स्टेशन भी जल्द ही बंद हो जाएगा। तभी जून के गांव की एक महिला जून से अपनी बेटी को शहर के बस अड्डे तक छोड़ आने को कहती है, जहां से वो उसे स्कूल बस में चढ़ा दे। अब बस अड्डे पहुंचकर उस बच्ची के स्कूल बस का इंतजार करते करते जून को अपने स्कूल जाने में देरी हो जाती है। उस दिन जून की क्लास में मैथ्स का टेस्ट था और टेस्ट खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, मगर इन 5 मिनटों में ही जून बड़ी तेजी से सभी सवालों के हल लिख देता है, जो देखकर जून के मैथ्स टीचर हैरान रह जाते हैं। अब उसी की क्लास की लड़की राही अपने दोस्त को बताती है कि वो नया लड़का जून एक जीनियस है। जब मैंने उसे अपनी हथेली दिखाने को कहा, उसने किसी भी आम इंसान की तरह अपनी हथेली आगे रख दी, लेकिन जब मैंने उसे अपने नाखून दिखाने को कहा तो उसने साधारण लोगों की तरह नहीं बल्कि इस तरह उलट कर अपने नाखून दिखाए। इसी से मालूम पड़ता है कि उसका दिमाग बाकी लोगों से अलग है। अब यहाँ जून जब लाइब्रेरी में पढ़ने गया तो राही उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है, जो देखकर जून को बड़ा अजीब लगता है और वो जैसे ही उठकर दूसरे टेबल पर जाने लगा, राही फट से वहाँ पहुँच गई और उसे कहने लगी, मुझे मालूम है तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर जून वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त राही ने देखा कि जून एक लेटर पोस्ट कर रहा है। उसे लगा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, इसीलिए क्लास में जून को ना देखकर वो उसके बैग की तलाशी लेने लगी और उसके हाथ जून की लिखी प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी मिलती है। इतने में जून वहाँ पहुँच गया और उन दोनों को खूब डांट लगाता है। इसके बाद जून के मैथ्स टीचर उसे स्टाफ रूम में बुलाकर मैथ्स की कुछ किताबें देते हैं और उसे अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करने को कहा। रात के समय घर लौटकर जेन ने देखा
कि उसके बाबा उसे मिलने आए हैं। वो जून को अपने साथ शहर चलने को कहते हैं और प्रेसिडेंट को आगे चिट्ठियां लिखना बंद करने को कहते हैं, क्योंकि ना ही कभी उनके गांव में रेलवे स्टेशन बनेगा और तो और बगल वाले गांव का रेलवे स्टेशन भी बहुत जल्द बंद होने वाला है। ये सुनकर जिन गुस्से में कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और एक दिन अपने गांव तक रेलवे स्टेशन जरूर ले आएगा। फिर उसके बाबा उसे कुछ पैसे देकर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल जाते वक्त राही उसे रास्ते में मिली और कहा कि तुम्हारे प्रेसिडेंट की लिखी चिट्ठियों में काफी गलतियां हैं और इसे सुधारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिता एक पॉलिटिशियन है। और ये सुनकर जून राजी हो गया। अब हम देखते हैं कि राही जून को चिट्ठियां लिखना सिखाने के अलावा सब कुछ कर रही है। वो उसके साथ घूमती फिरती, यहाँ तक कि उससे अपनी तस्वीर भी बनवा रही है। जून ने उस दिन गुस्से में कहा, आखिर चिट्ठियां लिखने और तस्वीर बनाने में क्या संबंध है? तुम मेरा फायदा उठा रही हो। इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है, लेकिन आखिरकार राही उसकी चिट्ठी लिखने में मदद करती है। वो दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को 2 चिट्ठियां भेजते हैं। इसके बाद जून उसे अपने गांव की तकलीफों के बारे में बताता है कि किस तरह गांव से बाहर अगले स्टेशन तक जाने के लिए उन्हें टनल पार करना पड़ता है, जो कि जानलेवा है। किसी भी वक्त वहां से रेलगाड़ी गुजर सकती है और इससे ना जाने कितने ही गांव वालों की मौत हो चुकी है। राही उसे एक उपाय सुझाती है कि किसी ऐसी तकनीक का बंदोबस्त करना होगा जिससे पहले ही पता चल जाए कि ट्रेन आने वाली है। जून को यह बात जच गई और घर पहुंचकर वो एक ऐसा ही यंत्र बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर क्योन उसे बार बार परेशान करती है। उसे अलग अलग तरह के सवाल कर रही है, मगर जून उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इससे क्यों नाराज हो जाती है और कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई, जिसके बाद जून उसे बुलाकर इस डिवाइस के बारे में पूरी बातें बताता है और अगले दिन इसे पूरा करके गांव वालों को इकट्ठा कर उन्हें बता रहा है कि ये काम कैसे करता है। जिसके बाद क्योन और सारे गांव वाले तालियां बजाकर उसे शाबाशी देते हैं। अब कॉलेज से घर वापस आकर जून अपना कमरा साफ कर रहा था कि तभी उसे टीचर की दी हुई वो मैथ्स की किताब मिली। वो पूरी रात बैठकर उस किताब के हर एक सवाल का हल कर देता है, जिसे टीचर को दिखाने पे वो उसे और भी किताबें देते हैं और इस तरह जून पूरे मन से पढ़ाई में लग गया। एक दिन उसकी बहन क्योन उसे कहती है, तुम अपनी दोस्त राही को हमारा गांव दिखाने क्यों नहीं ले आते? मगर वो उसकी बात टालकर वहाँ से चला जाता है। और फिर ऐसे ही एक दिन कॉलेज में राही और जिन लाइब्रेरी रूम में बैठे हैं। राही उसे उसके सपनों के बारे में पूछती है, वो क्या बनना चाहता है। जिन कहने लगा उसे मैथ्स करना पसंद है और उसे अंतरिक्ष के बारे में जानने का बड़ा शौक है, मगर उसका कोई ऐसा बड़ा सपना नहीं है। तब राही उसे कहती है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सियोल शहर के किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए और अगर तुम चाहो तो हम दोनों वहाँ साथ भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि मेरा सपना है कि तुम्हारे सपनों को पूरा कर। और ये कहने के बाद वो उसे कुछ किताबें पढ़ने को देती है, जो कि सारी लव स्टोरी होती है। घर पहुंचकर जून छुपकर उन किताबों को पढ़ता है और तभी क्योंग उसे पकड़ लेती है। जून हड़बड़ा कर कहने लगा, ये किताबें मुझे राही ने पढ़ने के लिए दी है। तब क्योंग उसे छेड़ते हुए कहती है, तो तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो? जून ने शर्माते हुए कहा, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। अब अगले दिन जब जून कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंग ने उसे बाबा की एक शर्ट देते हुए कहा, तुम राही से मिलोगे तो इसे पहन कर जाओ, क्योंकि ये तुम पर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसे देखते ही राही बोल पड़ती है, तुमने जरूर अपने बाबा की शर्ट पहनी है। और जून शर्माने लगता है और धीरे धीरे अब जून भी राही को पसंद करने लगा है। एक दिन वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं और जून हमेशा की तरह प्रेसिडेंट को खत लिख रहा है और फिर अचानक राही को एक आइडिया सूझा। वो जून से कहती है, प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखने से बेहतर होगा कि तुम उनसे आमने सामने मिलो। अगर तुम ये क्विज कंपटीशन जीत गए तो तुम उनसे मिल सकते हो, क्योंकि इस कंपटीशन के चीफ गेस्ट के तौर पर प्रेसिडेंट आने वाले हैं और वो खुद विजेता को ये ट्रॉफी देंगे। और वो दोनों तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। राही उससे कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल पूछती है, मगर जून उनके एक भी जवाब ठीक से नहीं दे पाता। मगर जून बड़ी से बड़ी मैथ्स के सवालों का हल यूं चुटकियों में कर देता है और इसीलिए राही उसे कहती है कि उसे मैथ्स कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। अब इस कंपटीशन का पेपर लिखते वक्त जून को बीच में ही वॉशरूम आ जाता है, जिस पर राही उस पर गुस्सा करती है। मगर आखिर में हम देखते हैं कि जून ही उस मैथ्स कंपटीशन में फर्स्ट आया है। लेकिन तभी टीचर उन्हें बताते हैं कि किसी वजह से हमारे चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट आ नहीं पाएंगे। ये सुनकर जून उदास हो जाता है, उसकी पूरी मेहनत पानी में चली गई। अब जब कुछ नहीं हो पाया तो राही ने एक और उपाय सुझाया, क्यों न हम सियोल शहर जाकर सीधा मिस्टर प्रेसिडेंट से मिले। भले ही उनकी सिक्योरिटी गार्ड हमें उठाकर बाहर फेंक दे, मगर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। जून राजी हो जाता है और वो दोनों तुरंत सियोल शहर के लिए बस पकड़ लेते हैं।
मगर आधे रास्ते पहुँचते पहुँचते जून को बस में उल्टी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि उनका ये प्लान भी पूरा नहीं हो सका। फिर लाइब्रेरी में बैठे राही उसे कहती है, तुम प्रेसिडेंट को लेटर ही लिखो, क्योंकि इसके अलावा हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। राही को यूं उदास देख वो दोनों राही के घर पर पिक्चर देखने का प्लान बनाते हैं और फिल्म के दौरान एडल्ट सीन देखकर दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इतने में राही की माँ घर आ जाती है। राही जून को उनसे मिलवाती है, मगर घबराहट में जून वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ अगले दिन स्कूल में क्लास में राही को न देखकर जून को लगता है कि कहीं कल वाली बात से वो नाराज तो नहीं हो गई, कहीं उसके पापा को पता तो नहीं चल गया और उन्होंने राही का स्कूल आना बंद कर दिया हो। इतने में टीचर आकर जून को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाती है। अब यह प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचकर जून ने देखा कि राही अपने पापा के सामने बैठी है और वो घबराकर उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा, राही की कोई गलती नहीं, हमने बस साथ में फिल्म देखी और कुछ भी नहीं किया। और तभी प्रिंसिपल ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, राही के पिता अपने परिवार के साथ सियोल शहर जा रहे हैं और वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। वहाँ के एक अच्छे मैथ्स कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवा देंगे। जीन घर आकर इस बारे में अपनी बहन को बताता है, जो सुनकर क्योंग उसे कहती है, उसे जरूर जाना चाहिए। अगर कल वो कामयाब हो गया तभी तो हमारे गांव में रेलवे स्टेशन बना पाएगा। इसी सिलसिले में बात करने के लिए जून अपने बाबा के पास जाता है, मगर वो किसी काम में व्यस्त होने की वजह से उसकी बात पर ध्यान नहीं दे पाते। घर वापसी के समय जून ने देखा कि उसका बनाया हुआ डिवाइस खराब हो गया है, जिस वजह से रेलवे सुरंग में एक महिला की मौत हो गई है और उस महिला की एक छोटी सी बेटी भी है। उस बच्ची को देखते ही जीन उसे पहचान जाता है। ये वही है जिसे लेकर वो स्कूल बस तक छोड़ने गया था। जून को लग रहा है कि उसी की गलती की वजह से आज ये बच्ची अपनी माँ को खो बैठी है। और इसके साथ ही कहानी फ्लैशबैक में दी जाती है, जहाँ हम फिल्म के पहले सीन पर आ जाते हैं। जून मैथ्स कंपटीशन जीतकर वो सभी ट्रेन से घर लौट रहे थे। उस दिन रेलगाड़ी के पुल से गुजरते वक्त अचानक सुरंग से ट्रेन आ गई थी, मगर वो सभी पुल के सुरक्षित हिस्से में आकर खड़े हो गए। उसी वक्त जीन की ट्रॉफी बैग से गिरने ही वाली थी। ये देख क्योंग ने उसे पकड़ने की कोशिश की और पैर फिसलकर नदी में जा गिरी। लाख कोशिशों के बाद भी क्योंग किसी को नहीं मिली। मिला तो बस जून की वो ट्रॉफी, यानी कि क्योंग उसी दिन मारी गई थी। अपनी बड़ी बेटी की मौत के दुख से जून के बाबा उस दिन आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन फिर अपने छोटे बेटे के बारे में सोचकर वो अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। उस दिन के बाद से जून अपनी बड़ी बहन को बहुत याद करता। माँ के जाने के बाद बड़ी बहन ने ही तो उसे पाला था। वो ट्रॉफी को घर से दूर फेंक देता है, क्योंकि इसी वजह से आज उसकी बहन उसके पास नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि फेंकी हुई ट्रॉफी वापस से घर पर है। और फिर क्योंग उसे कहती है, तुमने ट्रॉफी फेंक क्यों दी? जून उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है और फिर उसे छू कर देखता है और फिर उसके गले लगकर कहता है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जब तक मैं इस घर में हूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगले दिन जून के बाबा उसे अपने साथ लेने आते हैं, मगर वो नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि मेरी बहन क्योंग अभी इस घर में मौजूद है। बाबा के जबरदस्ती करने पर भी जून जाने को राजी नहीं होता और उसके बाबा को मजबूरन उसे यहीं अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन बीच बीच में वो उसे मिलने आते और घर का खर्चा भी देकर जाते। कहानी फिर वर्तमान में आ जाती है। आज जून का राही के साथ सियोल शहर जाने की बात है। वो उसे बार बार फोन करती है, मगर वो उसका कॉल नहीं उठाता। राही पूरा दिन उसका इंतजार करती है और फिर हार कर अकेले ही सियोल चली गई। इधर हमें दिखाते हैं कि जून उसे छुपकर जाते हुए देख रहा है। जून अपनी इतनी सारी जिम्मेदारियां यहाँ छोड़कर जा नहीं सकता। घर लौटते वक्त उसे वो छोटी सी बच्ची मिली और वो उस नासमझ बच्ची के पास बैठकर रोते हुए कहने लगा, आज मेरी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं, मुझे माफ करना। अब यहाँ एक दिन जून को प्रेसिडेंट के ऑफिस से फोन आया और वो गांव के सभी लोगों को बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस से कहा गया है कि इस ओलंपिक्स के बाद हमारे गांव में रेलवे स्टेशन बनने का काम शुरू होगा, लेकिन अभी तो ओलंपिक्स में वक्त है। उसने बहुत इंतजार किया, अब और इंतजार नहीं कर सकता। अनुमति तो मिल ही चुकी है, इसीलिए वो अकेले ही रेलवे स्टेशन बनाने की ठानता है और फिर अगले ही दिन से वो रेलवे स्टेशन बनाने के काम में जुट जाता है। साथ में वही छोटी सी बच्ची है। घर लौटा तो क्योंग ने उसे एक पार्सल थमाई जो राही ने उसे भेजा है, जिसमें उनकी एक साथ खिंची तस्वीरें हैं और साथ में एक कैसेट भी है। राही ने अपनी आवाज में उसे रिकॉर्ड किया है, जिसे सुनकर क्योंग जून का बहुत मजाक उड़ाती है। फिर अगले दिन जून की मदद करने के लिए एक गांव वाला आया और फिर एक एक करके उसने देखा कि सारे गांव के लोग उसकी मदद के लिए आ पहुँचे हैं।
सभी मिलकर कड़ी मेहनत करके कुछ ही दिनों में रेलवे स्टेशन का काम पूरा कर लेते हैं। और फिर एक दिन जून को एक न्यूज़पेपर से बुलावा आता है जो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उसने असंभव को संभव कर दिखाया है, अकेले ही एक रेलवे स्टेशन खड़ा कर दिखाया है। वो उसकी इस कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, मगर जून उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला आता है। घर लौटकर जून क्या देखता है कि राही उसका इंतजार कर रही है। वो उसके लिए केक लेकर आई है क्योंकि आज जून का जन्मदिन है। अब रात को डिनर करते वक्त वो उसे बताती है कि हमारे स्कूल के टीचर ने कहा है कि तुम्हें एक मैथ्स के कंपटीशन में हिस्सा दिलवाएंगे और अगर तुम उसे जीत जाते हो तो तुम्हें अमेरिका जाकर स्कॉलरशिप में पढ़ने का मौका मिलेगा और वहाँ अच्छा कर दिखाने पर उसे स्पेस सेंटर नासा में रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर क्योंग मन ही मन उदास होती है क्योंकि उसके भाई के इस घर से चले जाने के बाद उसे भी दूसरी दुनिया चले जाना होगा। फिर राही को घर छोड़ते वक्त वो जून से पूछती है, मैंने कैसेट में कुछ रिकॉर्ड करके भेजा था मगर तुमने जवाब नहीं दिया। जून उसे कहता है, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी मगर तुम्हारे सियोल के नए घर का पता ना होने की वजह से मैं वो भेज ना सका। तब राही उसे अपने नए घर का पता देती है और जून उसे वो खत थमाता है और फिर चलते चलते वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ढेरों जुगनू उन्हें घेर लेते हैं। अगले दिन स्कूल टीचर उसे बताता है कि उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन एक मैथ्स कंपटीशन में कर दिया है जिसके बारे में कल राही उसे बता रही। घर आकर क्योंग उससे कहती है, अब तुम बड़े हो गए हो, उम्र में तो मुझसे भी बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुम्हें अब अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। मगर जून चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। अगले दिन गांव के सभी लोग उनके अपने बनाए रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं। जून ने सोचा है कि वो इसी ट्रेन से आज शहर जाएगा और उस मैथ्स कंपटीशन में हिस्सा लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जून के पिता उस स्टेशन पर बिना ट्रेन रोके सीधा चले जाते हैं क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें वहाँ ट्रेन रोकने की अनुमति नहीं मिली है। इससे जून बहुत उदास हो जाता है। फिर एक दिन जून के पिता पत्रिका में जून की एक खबर पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि जून की वजह से ही उसकी माँ और बहन आज इस दुनिया में नहीं। ये पढ़कर उसके बाबा गुस्से में उस न्यूज़पेपर एजेंसी को फोन लगाते हैं और उन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि जून की माँ और बहन उसकी वजह से नहीं मारे गए, वो इस वजह से मारे गए क्योंकि हमारे गांव में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। जून की माँ को समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका था और जून की बहन अचानक सुरंग से ट्रेन आने की वजह से नदी में गिरकर डूबकर मारी गई। इन दोनों ही हादसों में जून की कहीं कोई गलती नहीं थी। तब वो न्यूज एजेंसी का रिपोर्टर बताता है कि दरअसल जून ने ही ये सब लिखने को कहा था क्योंकि वो उनकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और इसीलिए वो वहाँ रेलवे स्टेशन बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। अब यहाँ रोते हुए जून के पास क्योंग आती है। जून उसे बताता है, तुम्हें मालूम है मैंने ये रेलवे स्टेशन क्यों बनाया? क्योंकि इसके ना होने की वजह से मैंने तुम्हें और माँ को खो दिया। काश बाबा मुझे इन सब के लिए माफ कर पाते। क्योंग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम खुद को दोषी ठहराना बंद करो। इस बात पर दोनों में बहस हो गई और जून गुस्से में उस मैथ्स कंपटीशन का एडमिट कार्ड फेंक देता है। उधर जून के बाबा मन ही मन बहुत उदास हैं क्योंकि बेटे की इतनी मेहनत करने के बावजूद वो अपनी ट्रेन को स्टेशन पर रोक ना सके। और तभी उनके पास जून के स्कूल के टीचर आते हैं और उनसे कहते हैं कि कल के मैथ्स कंपटीशन में जून को हिस्सा दिलवाना ही होगा क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि वो इस एग्जाम में विजेता हो सकता है, जिसके लिए उन्हें आज रात ही निकलना होगा। यहाँ जून के बाबा बिना किसी सरकारी अनुमति के ट्रेन लेकर अपने गांव के स्टेशन के सामने रुकते हैं और दौड़ते हुए घर पहुंचकर उन्होंने जून से कहा, देखो हमारे गांव में ट्रेन रुकी है, तुम्हें इसी वक्त सियोल शहर के लिए निकलना होगा। जून तैयार होकर बाहर आता है और देखता है कि क्योंग उसकी फेंकी हुई एडमिट कार्ड ढूंढ कर ले आई है। फिर वो ट्रेन से स्टेशन पहुंचते हैं जहाँ पर टीचर उनका इंतजार कर रहा है। मगर जून के बाबा जिद करते हैं कि वो खुद अपने बेटे को एग्जाम सेंटर तक लेकर जाएंगे। मगर सियोल शहर का रास्ता ठीक से ना मालूम होने की वजह से उन्हें एग्जाम सेंटर पहुंचने में देरी हो जाती है और गेट पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है। लेकिन जून के बाबा सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेते हैं और जून दौड़ते हुए एग्जाम सेंटर घुस जाता है। कुछ महीनों बाद उसके मैथ्स कंपटीशन का रिजल्ट आता है। जून रोने लगा। उसके बाबा को लगा कि शायद वो फेल हो गया है और उसकी हिम्मत बंधाने लगते हैं, मगर बात तो उल्टी निकलती है। जीन दरअसल पूरे साउथ कोरिया में पहले स्थान पर आया है। उसके बाबा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो चिल्ला चिल्ला कर ये बात गांव वालों को बता रहे हैं और रात के वक्त दोनों बाप बेटे साथ बैठे हैं। जून के बाबा को दो बातों के लिए अफसोस हमेशा रह गया। पहला तो ये कि वो जून के जन्म के समय पर अपनी पत्नी के पास नहीं रह पाए थे
और दूसरा क्योंकि उस दिन जिस दिन जून स्कूल कंपटीशन में जीता था वो उसे लेने के लिए स्कूल नहीं जा पाया था। अगर वो अपने परिवार को समय दे पाता तो शायद जून की माँ और उसकी बहन आज उनके साथ होते। जून बाबा को समझाते हुए कहता है कि मेरी तरह आप भी जिंदगी पर अफसोस मत करते रहिए। अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, हम बस आने वाले बेशकीमती समय को यूं गवा देते हैं। और साथ ही वो उनका शुक्रिया अदा करता है। उस दिन आत्महत्या न करने के लिए जून के बाबा ने उससे पूछा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? वो कहता है, मुझे क्योंग ने बताया था। और उसके बाबा को तब यकीन होता है कि वो वाकई में क्योंग को देख पाता है। क्योंग मरने के बाद भी हर वक्त अपने भाई के पास रही। भाई और बहन की इस प्यार को देखकर उसके बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वहीं पास बैठी क्योंग भी अपने बाबा को हिम्मत दे रही है, मगर वो ये देख नहीं सकते। अब जल्द ही सरकार की तरफ से उनके गांव के रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन रोकने की अनुमति मिल गई। वो सभी मिलकर इस दिन को यादगार बनाते हैं और एक तस्वीर साथ में खींचते हैं। और फिर जून उसी ट्रेन में सवार होकर सियोल शहर के लिए रवाना हो गया। उसे विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला है। और फिर हम उसके साथ क्योंग को बैठा देखते हैं जो कि उसका शुक्रिया अदा कर रही है। जून पूछता है किस लिए? क्योंग ने कहा, इतनी मेहनत करने के लिए। जून उससे कहता है, अगर तुम ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं जहाँ भी रहूं, जैसे भी रहूं, तुम मुझे बस दूर से देखते रहना। क्योंग ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ जरूर देखूंगी। अब मेरा भाई बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कि अब उसे मेरे देख रेख की जरूरत नहीं, इसलिए मुझे जाना होगा। और क्योंग की आत्मा रोशनी में समा गई। उधर रेलवे स्टेशन का सीन दिखाते हैं। जून बार बार राही को फोन लगा रहा है, मगर वो फोन नहीं उठाती। थोड़ी देर में राही वहाँ पहुँच गई और उसे घूंसा मारकर गिरा देती है और कहने लगी, तुम मुझे बिना फोन किए कैसे जा सकते हो? जून कहने लगा, मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की थी। मगर राही उसे मारते हुए कहती है, अपना ख्याल रखना, दूसरी लड़कियों की तरफ देखना भी मत। जून उसकी बातों को बीच में काटते हुए उसे किस कर लेता है। और इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।